नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस निःशुल्क आपके YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आपके पिछले 2 वीडियोज़ आपने देखे हैं जिसमें आपका स्कूल लेक्चरर या ग्रेड 1 है उसके वहाँ पर फर्स्ट पेपर में जीके वाले पेपर में जो आने वाले जनरल क्वेश्चंस हैं उनकी ला रहे हैं। पहले में अपन ने 15 क्वेश्चन कर लिए, दूसरे वीडियो में अपन ने फिर 15 क्वेश्चन कर लिए। तो ये अपन मानते हैं कि लगभग क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। अगर बचता है तो एक वीडियो इसका लास्ट और बनेगा। कोशिश ये करेंगे कि आज के वीडियो में सारे समाप्त हो जाएं, पूरे हो जाएं। कुछ बच्चों की क्वेरी है कि सर हमारे रीड के वीडियोस आपने बंद कर दिए। नहीं बेटा जी, बंद नहीं किए हैं। ये बीच में एक सेक्शन खाली था, उसको कवर करने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया था। जैसे ये कंप्लीट होता है हाथों हाथ आपके रीड के जो प्री रीड के आपके वीडियोस हैं वो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा और ऊपर वाले ने चाहा तो ये कल से स्टार्ट आपका कर ही दिया जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए बिना अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जो आपने कल पढ़े हैं आपका वहां पर उसमें 30 क्वेश्चन हो गए थे। ये आपका क्वेश्चन यहां पर कौन सा है? 31st का है। 31वां सवाल आपका है, इसे आप चेक करेंगे जरा इसमें अगला क्या कहना चाह रहा है। सवाल देखिएगा, चूज द करेक्ट वर्ड। आपको सही शब्द का चुनाव करना है फॉर द फॉलोइंग ब्लैंक। निम्नांकित खाली स्थान या निम्नांकित रिक्त स्थान का वहां पर देखना है। इसमें अर्थ के आधार पर आपको सब कुछ देखना है। दिस ब्लैंक कैन बी वेरी सुटेबल फॉर कमर्शियल कॉलेज। व्यापारिक या वाणिज्यिक जो आपका महाविद्यालय है उसके लिए इस जगह को काफी सुटेबल या उपयुक्त कहा जा सकता है, काफी अच्छा माना जा सकता है। तो गौर करना, ये जो कमर्शियल है इसका मतलब केवल ये नहीं कि आपको वहां पर वाणिज्य विषय का अध्ययन करवाया जाए, बल्कि साथ में आपको वहां पर स्पेसिफिक जो स्किल्स होती हैं, विशिष्ट जो कौशल होते हैं आपका वहां पर आजीविका के उपार्जन का या जीविका उपार्जन का, उसके बारे में बताया जाता है। तो यहां पर हमें चारों शब्दों का अर्थ वहां पर पता होना चाहिए। तो पहले आप देखना, पहला वर्ड कौन सा आपका वहां पर? बाइट। बाइट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आपका काटना होता है, छोटा जो टुकड़ा होता है बिट वाला, उससे भी इसे लिया जा सकता है। दूसरा है साइट। साइट का मतलब क्या? आपका स्थल है, जगह है या फिर आपका स्थान है। फिर साइट, साइट का मतलब क्या है? जो आपका दृश्य है। और फिर यहां पर सीन है। सीन का मतलब जो देखा जा चुका है। तो यहां अगले को क्या बताना है कि यह जगह है इस कॉलेज कैंपस के लिए काफी अच्छी है। तो यहां पर इसमें काटने से कोई मतलब नहीं है, खाली दृश्य है या वो स्थान है, आपका स्थान है जो सुटेबल होगा। तो सिर्फ दृश्य की बात नहीं करेंगे और सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल इसमें अप्लाई नहीं हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली अपन यहां पर क्या लेकर आएंगे? साइड। दिस मेरे पास में क्या है? एक डिटर्मिनर का काम करेगा, जिसे मुझे क्या देना है? नाउन देना है या फिर संज्ञा शब्द आपका वहां पर देना है। इतना आपको इसमें ग्रामर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा पता होना चाहिए साइट। अरे ठेकेदार वगैरह नहीं कहते क्या आपका? ठीक है, कि हम साइट पर काम चला रहे हैं, हम फला साइट पर हैं, ठीक है, फला साइट इंपॉर्टेंट है, फला साइट इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक दैट ऐसा चलता है ना आपका। नेक्स्ट थिंग पे आ जाएं, यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 32 वाला देखिएगा, सवाल नंबर आपका 32 वाला। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंडस्ट्रियस। आपको यहां पर एक शब्द दिया गया, कौन सा बेटा? आपका वहां पर इंडस्ट्रियस दिया गया। अब आपको इंडस्ट्रियस का क्या छांटना है? आपका एंटोनिम छांटना है या फिर आपका विलोम शब्द वहां पर छांटना है। तो पहले तो यह देखना कि अपने पास में इंडस्ट्रियस है। इंडस्ट्रियस का मतलब उद्योग धंधों से मत लेना, आपका वहां पर उद्योग धंधे वाले से मत लेना। ऐसा इंसान जो क्या है? उद्यमी है। और उद्यमी का मतलब क्या है? जो कठोर मेहनती है, कठोर परिश्रमी है, उसे क्या कहा जाएगा? बताओ, देखें आपका वहां पर इंडस्ट्रियस कहा जाएगा। ये नेचर आपको पढ़ना है। तो यहां पर जो उद्यमी है या कठोर परिश्रमी है या कठोर मेहनती है, उसे क्या कहते हैं आपका वहां पर? इंडस्ट्रियस। लेकिन हमें इसका क्या चाहिए? समानार्थी नहीं चाहिए बल्कि विलोमार्थी चाहिए। तो ये तो जो आपका हार्ड वर्किंग है, कठोर मेहनती वाला, ये तो इसमें किस में आ जाएगा? आपका समानार्थी में आ जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा। बिजी, व्यस्त, इसका प्रॉपर वे में इसके साथ में कोई खास लिंकेज नहीं होता है। अब अपने पास में दो शब्द हैं जो देखने को मिले। बिजी शब्द आपको आता है, हार्ड वर्किंग आपको आता है, इंडस्ट्रियस मैंने आपको वहां पर बता दिया है। अब इसमें पहला जो वर्ड है वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाएगा। कौन सा? वहां पर असीडुअस। ये ध्यान देना, इसमें जो मैं बोल रहा हूं इस वर्ड को क्या पढ़ा जाएगा आपका वहां पर? असीडुअस पढ़ा जाएगा। तो आप मुझे इतना बता दें, असीडुअस का मीनिंग क्या होता है? वही होता है बेटा जी जो आपका वहां पर हार्ड वर्किंग का होता है। और असीडुअस को भी अगर मैं कहना चाहूं तो बताओ इसे क्या कहा जाएगा? आपका परिश्रमी कहा जाएगा, कठोर मेहनती वहां पर कहा जाएगा। तो ये भी इसका क्या बनेगा? वहां पर सिनोनिम बनेगा, इसका एंटोनिम नहीं बनेगा। तो एक बचा मेरे पास में, कौन सा? इंडोलेंट। तो आराम से आप बता सकते हो इंडोलेंट का मतलब जो काम नकाज का, दुश्मन दोमन अनाज का है, उसे क्या कहा जाता है आपका वहां पर? इंडोलेंट का नाम दिया जाता है। मतलब अकर्मण्य है, आलसी है, निष्क्रिय है। इसे मैं यहां लिख भी देता हूं, इसे क्या कहा जा सकता है? आपका अकर्मण्य
या फिर क्या कहा जा सकता है इसे, आलसी कहा जा सकता है, या फिर ये जो टर्म है बताओ इसे क्या कहा जा सकता है आपका वहां पर, निष्क्रिय, इसका नाम भी दिया जा सकता है। तो ये पार्ट आपको वहां पर इसमें एंटोनिम या फिर विलोम शब्द के रूप में देखने को मिलेगा। जो उद्यमी है वो बंदा व्यस्त भी हो सकता है, कठोर मेहनती हो सकता है, ठीक है, वो असिडुअस हो सकता है, लेकिन वो क्या नहीं होगा, इंडोलेंट नहीं होगा। क्वेश्चन अगले पे चलेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 33 वाला, 33 देखना कि ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजिज, उसने कहा कि मैं कई सालों से, युगों युगों से आपका इंतजार कर रहा हूं। अब इसमें कुछ नहीं बताया, यहां पर आपका इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, सीधा सीधा अगले ने ये कहा ही सेड दैट, उसने ऐसा कहा कि, ठीक है। अब ये सैड का सैड रख दिया, दैट दे दिया, मतलब डायरेक्ट का क्या चेंज करवा रहा है, इनडायरेक्ट चेंज करवा रहा है। इनडायरेक्ट चेंज करवाएगा तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है आपका, ही है, तो यहां पर ही लगना चाहिए, मतलब यहां से आई क्या हो जाएगा, हट जाएगा। दो ऑप्शन आपके बाहर आ गए। अब ही अगर अपन लेते हैं तो ही यहां पर भी है, ही यहां पर भी है। हैव किस में चेंज होता है, हैड में चेंज होता है, मतलब यहां से ये हैज वाली चीज आपकी हट जाएगी। अब आपका आंसर तो आपको मिल गया, लेकिन आगे करेक्ट करना, बीन का बीन रहेगा, वेटिंग का वेटिंग रहेगा, फोर का फोर रहेगा, एजिज का एजिज रहेगा। बस इतना पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और हैज हैव का आप किसमें चेंज करते हैं, हैड में चेंज करते हैं। अगले सवाल पे आए, क्वेश्चन नंबर आपका 34, जो आपका 34वां सवाल है, इसको पढ़ना वहां पर कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इसमें जो सवाल मुझसे पूछा गया बेटा जी, ये सवाल किसका है आपका वहां पर, प्रेपोजिशन का है, या पूर्व सर्ग, या फिर आपके वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय उसके साथ में से जोड़ा गया है। तो ये जो सवाल आपके पास में आ रहा है, ये सवाल किसका है, प्रेपोजिशन का। इसमें दो चीजें सीखना, एक तो यहां पर वर्ड कौन सा है, इंडेटेड, गौर करना, इंडेप्टेड मत पढ़ना, ये बी इसमें क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। तो इंडेप्टेड होगा या इंडेटेड होगा, इंडेटेड वहां पर बोला जाएगा। और इंडेटेड को अपन हिंदी में लेना चाहें तो बताओ इसे क्या कहेंगे, जो आपका ऋणी होता है या जो आपका कर्जदार होता है, जो आपका एहसानमंद है, जो कृतज्ञ होता है, उसे क्या कहा जाता है आपका वहां पर, इंडेटेड बोला जाता है। तो अब इस मैनर विशेष के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो अगले ने कहा कि श्याम इज इंडेटेड टू यू, श्याम आपके लिए कर्जदार है, श्याम आपके लिए ऋणी है, किसके लिए, योर हेल्प, आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपकी वहां पर जो भी उसकी हेल्प आपने की है उसकी खातिर। तो पहली बात तो इंडेटेड अपने साथ में फिक्सेशन में बिना किसी रूल के क्या लेता है, टू लेता है, और वहां किस खातिर है, आपका पर्पस या उद्देश्य क्या है ऋणी होने का। तो जब भी आप पर्पस को शो करते हो, ये बेटा पर्पस नहीं होता, इसका उच्चारण पर्पस होता है, और इसे जब आप यहां बोलेंगे तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, आपका उद्देश्य कहते हैं। और जहां उद्देश्य की बात आती है उसके ऊपर आप विचार विमर्श करते हैं, उस चीज को आप नोशनल स्टेट में लेकर जाते हैं, तो वो आपका प्रेपोजिटरी एस्पेक्ट में क्या लेकर आएगा बताओ, आपका फोर लेकर आएगा। तो क्या बना, श्याम इज इंडेटेड टू यू फॉर योर हेल्प, श्याम है वो आपकी मदद के लिए क्या है, आपका ऋणी है, आपका एहसानमंद वहां पर बोला जाएगा। तो यहां इस टर्म या फिर इस नेचुरल एस्पेक्ट के अंदर इन चीजों को आप हटा दीजिए, टू तो यहां अप्लाई होना नहीं है आपका, ठीक है, उससे आपने लिया जरूर है, अब आपके लिए उसे देने की बारी आई है, आप उसका एहसान मानते हैं, एट किसी प्लेस या टाइमिंग वगैरह के लिए आता है, तो पर्पस को शो करने के लिए मेरे पास में केवल क्या है आपका वहां पर फोर है, ठीक। चलिए अगले सवाल पर, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 35 वाला लीजिएगा। यहां पर फिर से आपके लिए एक अच्छा सवाल है, इसके लिए आप आराम से 10-15 सेकंड सोच सकते हैं कि कौन से शब्द का वहां पर क्या मीनिंग होता है, फिर इस सवाल का आप इजीली आंसर दे पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि किया होगा आप लोगों ने। यहां चेक करना अपने पास में वर्ड क्या लिखा है, चूज द करेक्ट एंटोनिम, आपको विलोम शब्द बताना है, अपोजिट बताना है, डिफरेंट इन मीनिंग बताना है, आपका जो विपरीत अर्थ देने वाला है, विलोमार्थी है, विलोम शब्द आपको बताना है किसका, इस वर्ड का, जिसे अपन क्या पढ़ते हैं, इम्पर्टिनेंट पढ़ते हैं। इसका उच्चारण ध्यान से सुनिएगा, क्या उच्चारण है आपका वहां पर, इम्पर्टिनेंट नहीं है, इम्पर्टिनेंट है, नेंट की बजाय क्या पढ़ेंगे इसे, आपका नंट पढ़ेंगे। और इसे अपन भ्रष्ट कहते हैं, जो विनम्र नहीं होता है, कहीं पर भी उसमें विनय का भाव नहीं होता है, विनम्रता का भाव नहीं होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, इम्पर्टिनेंट कहते हैं। इसका विलोम शब्द चाहिए तो यही मिल जाएगा। पोलाइट का मतलब क्या होता है, विनम्र होता है। तो बाकी अपने आंसर तो नहीं है, लेकिन मुझे इनका मीनिंग वहां पर पता होना चाहिए। कैरिकेचर क्या होता है, जब किसी को आपका कार्टून की शेप दी जाए,
और कार्टून की शेप इस प्रकार से दी जाए कि उसका चेहरा समझ में आ जाए कि किसका कार्टून आपने बनाया है और उसको देखते ही आपकी हंसी छूट पड़े, उसे क्या कहा जाता है? कैरिकेचर कहा जाता है। जैसे आपने किसी पॉलिटिशियन का, किसी बिजनेसमैन का, किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड एक्टर का आपने क्या बना दिया? कार्टून बना दिया, जिसको आप आराम से समझ पाते हैं किसी भी आपके वहां ग्राफिक के तहत कि ये इस फलां व्यक्ति का क्या बनाया हुआ है? कार्टून। और वो आपको हंसाने पर भी वहां थोड़ा सा उकसा दे, ये चीज किसमें आएगी? कैरिकेचर में। फिर इन एप्लीकेबल, इसका मतलब क्या होता है? जो अप्रयोज्य है, जो अयोग्य है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपकी अनुचित है। तीनों अर्थ आएंगे, अप्रयोज्य, अयोग्य और साथ में वहां पर क्या है? जो चीज अनुचित होती है उसे क्या कहा जाएगा? इनएप्लीकेबल। और फिर बचा क्या आपका? नोटिसिएबल। नोटिसिएबल का मतलब ध्यान देने योग्य। अगले ने कहा जो विनम्र नहीं होता है, धृष्ट होता है, उसे अपन उल्टे क्या कहेंगे? जो विनम्र होता है, जो शालीन होता है, जो आपका विवेकशील स्तर के ऊपर लोगों के संस्कार या फिर रसूकात है उन पर बात करने वाला होता है, उसे पोलाइट आदमी कहा जा सकता है। अगले सवाल पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर अपने पास में वहां पर क्या है? 36 वाला है, इसको आपको वहां पर देखना है। 36 का सवाल देखिएगा कि द करेक्ट वर्ड फॉर्मेशन आफ्टर यूजिंग द प्रीफिक्स प्री इज। आपको निम्नलिखित शब्दों में से एक ऐसा शब्द छांटना है जिसके शुरू में प्री लगाया हुआ है प्रीफिक्स के तौर पर। और प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? उपसर्ग। इसे प्रेफिक्स मत पढ़ना, PRE, प्रे नहीं, क्या पढ़ेंगे? प्री पढ़ेंगे। प्रीफिक्स तो जो उपसर्ग लग रहा है प्री, उसके साथ में कौन सा वर्ड यहां से निकाला जा सकता है? तो आप गौर करना, प्री को आप अलग हटा लें और प्री को अलग हटाने के बाद में इजीली उसका क्या निकलता है? मीनिंग निकलता है। उसे अपन क्या कहेंगे? आपका वहां पर सूटेबल वर्ड कहेंगे, वर्ड फॉर्मेशन में, शब्द निरूपण के तहत। तो एक बार आप अंदाजा लगाइए, अपना आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। लगाया होगा आप लोगों ने, चेक करना। जैसे अगर मैं यहां से प्री को हटा देता हूं तो साइजली का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। प्रिसाइजली का मतलब होता है सटीक तौर पर पूरे का मीनिंग निकलेगा, लेकिन अलग से यहां प्री के हटाने के बाद में साइजली का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। अगर मैं यहां पर इसमें से प्री को हटाता हूं और फेरेबली, इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। प्रीफेरेबली का मतलब प्राथमिक तौर पर पूरे का मीनिंग निकलेगा। इसमें आप ऐसा कह सकते हैं, प्रीफर के साथ में एबली, यहां से सफिक्स का भाव तो आता है, प्रत्यय का भाव तो आता है, लेकिन उपसर्ग का भाव नहीं आता है। दो ऑप्शन आपके कट जाते हैं। फिर यहां देखना, प्री प्लस अर्डेंड, ऐसा नहीं होगा। ये प्री अर्डेंड के साथ में क्या है? ईडी लग जाता है आपका वहां पर। प्री प्लस अर्डेंड अलग अलग नहीं होते हैं। तो एकमात्र शब्द जिसे तोड़ा जा सकता है, यह वर्ड आपके पास में ऐसा रहेगा जिसे अपन क्या कहेंगे? प्री प्लस डिक्ट है। और डिक्ट का मतलब क्या होता है? टू स्पीक और टू से होता है, यानी अर्थात कहना या फिर बोलना होता है। और पहले बोलना, उसे क्या कहेंगे आपका वहां पर? प्रिडिक्ट कहेंगे आपका, जिसमें आप किसी के बारे में भविष्यवाणी करते हैं या किसी की सामान्य जानकारी आप भविष्य के प्रति रखते हैं और उसका वहां उद्घोषणा का काम वहां पहले कर देते हैं। चाहे ग्रह नक्षत्र के आधार पर करते हैं, ज्योतिष विद्या के आधार पर करते हैं, खगोल शास्त्र के आधार पर करते हैं, हस्तरेखाओं के आधार पर करते हैं, पंचांग के आधार पर करते हैं। आपका वहां पर किसी टेरो कार्ड रीडर है, उसके तहत आपका टेरो कार्ड आपसे पढ़वा लिए जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई जिसे अपन कहते हैं ना सामान्य भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में बूझा ऊझा आना, लाइक दैट, ऐसा आप उसके बारे में पहले कुछ बोल रहे हैं, चाहे वो सटीक होता है या नहीं होता है, इन आपका एक अंदेशा होता है, आपका एक अनुमान होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? आपका प्रिडिक्ट करना कहते हैं। तो यहां ये दोनों अलग आ सकते हैं। ये प्रीफिक्स उपसर्ग का काम करेगा, ये मैन वर्ड या रूट वर्ड का काम करेगा। तो इसका आंसर क्या है? आपका प्रिडिक्ट है। अगले सवाल पे चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। सवाल पढ़िएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। अगर आपने अपने कॉमन सेंस को काम में लिया हो तो ऐसा ही सवाल आरपीएससी ने पहले किसमें पूछ रखा आपका? वहां पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नरेशन में पूछ रखा है। ही साइड दैट, उन्होंने कहा कि मैन मोर्टल, आदमी क्या है आपका वहां पर? नश्वर है। ऐसा कुछ यहां पर बताया हुआ है। हमें भरना किससे है? बी से। तो बी के फॉर्म याद है ना आपको? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, ऐसा कुछ 8 शब्द मैंने बताए आपका। तो अगले ने यह कहा कि उसने कहा कि आदमी नश्वर है, तो एक फैक्ट है, ठीक है, एक तथ्य है आपका। और ये जो पार्ट है कैसा? एटर्नल फैक्ट है आपका, एटर्नल ट्रूथ है आपका वहां पर, कि ये शाश्वत सत्य बोला जाता है कि जिसने इस दुनिया में जन्म लिया एक ना एक दिन उसको मरना पड़ेगा। अगर ये चीज आप बताते हैं तो ये प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाती है। और वहां हमें क्या लगाना होता है? सिंगुलर थर्ड पर्सन में एक वचन के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वाला फॉर्म लगाना होता है। तो बी का एस ईएस फॉर्म मेरे पास में अकेला है, कौन सा? आपका इज है। अब भले ही आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवाया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इसका वोज मत कर देना। इटर्नल ट्रूथ में, यूनिवर्सल ट्रूथ में, साइंटिफिक फैक्ट में, ऐसी चीजों में टेंस का चेंज नहीं होता है। नहीं तो जनरली अपन देखते हैं कि इज
ग्रामर किस में जाना चाहिए आपका, वॉज या वर में, यहां पर नहीं जाएगा। पहली बात देखो बेटा, ये दो तो आ ही नहीं सकते, व और आपका आर। रीजन क्या है कि ये मैन आपका सिंगुलर एक वचन है, वर आपका बहुवचन, आर आपका बहुवचन है, और अगर मैं माइट लेता हूं तो ये मॉडल है मेरे पास में, और मॉडल अपने साथ में क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, जो मुझे दिया गया नहीं है। अगर मुझे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का नहीं भी पता है ना, तो भी मैं इजीली आंसर यहां निकाल जाऊंगा, कौन सा, इस वाला। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 38 का। 38 का सवाल देखिएगा, क्या है कि चूज द राइट कनेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक। सही आपको क्या करना है, आपका संयोजक शब्द है उसे चुनना है, और इसमें आपको क्या भरना, वहां पर खाली स्थान भरना है आपका। तो कनेक्टर या लिंकिंग डिवाइस आपको देखना है। तो इसको जब भी आप भरो ना, तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ब्लैंक स्पेस के चारों शब्द हैं, उनका अर्थ आप लिख लेना। जैसे देन है THEN, इसका मतलब क्या होता है, तब या फिर तभी, ऐसा कहा जाएगा। इफ है, इफ का मतलब क्या होता है आपका, यदि कह सकते हैं, या फिर आपका काश कहा जा सकता है, या फिर इसे आपका अगर कहा जा सकता है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देफो, देफो का मतलब क्या होता है, इसलिए, इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। और बट को अगर मैं लिखना चाहूं तो बट को मैं क्या कहूंगा बताओ, आपका लेकिन है, या फिर आपका किंतु है, या फिर आपका वहां पर परंतु है। इस तरीके से ये डीलिंग वहां पर की जा सकती है। अब अपने सवाल पर अपन आ जाते हैं। द वेदर वॉज टेरिबल, मौसम काफी ज्यादा खराब था, मौसम काफी ज्यादा भयावह था। वी डिसाइडेड, हमने निश्चय किया, टू डिले आ प्रोग्राम, कि हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा देरी से शुरू करें, थोड़ा सा विलंब से शुरू करें। तो मौसम काफी भयावह था, इसलिए हमने अपने कार्यक्रम को देरी से करने का निश्चय किया। तो हमें जवाब किसका चाहिए, इसलिए का। तो इसलिए का भाव कौन देगा बताओ, आपका देफो देगा। ये इफ देन बट इनके लिए कोई जगह वहां पर नहीं होनी चाहिए। बड़ी अगले सवाल की तरफ टाइम बचाते हुए, आपका क्वेश्चन नंबर 39 वाला। चूज द करेक्ट टेंस। आपको करेक्ट टेंस है, सही जो आपका क्रिया का रूप है, क्रिया का सही रूप या उचित रूप है, उसे आपको भरना है आपका। अगले ने कहा क्या, आई एम सॉरी, मुझे मुआफ कर दीजिएगा, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आई एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, मुझे आपकी समस्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, अगर जानकारी होती तो मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव वहां पर नहीं करता। तो आप मुझे पहली बात तो ये बता दीजिए कि क्या सीधा सीधा इसमें बिना किसी ऑक्सिलियरी के नोट लग सकता है, नहीं लगेगा। दूसरी बात, नो में ईडी का यूज हो सकता है, नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हट गया। अगली बात बताइए, हैव अगर आप लेते भी हैं तो हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म नाउन आना चाहिए, न्यू नहीं आएगा। फिर नाउ आपका क्या है, परसेप्शन का वर्ब है, तो इसके साथ में आईएनजी नामक जो इन्फ्लेक्शन है, तदित प्रत्यय है, वो लगाया नहीं जा सकता है, तो इसे हटाना पड़ेगा। ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा है, बिना क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किए बिना। अब क्वेश्चन पे फोकस भी कर लीजिएगा कि मैं आपकी समस्याओं के बारे में जानता नहीं था, ये पास्ट में जाना चाहिए, और पास्ट में भी नेगेटिव जाएगा। तो पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव है। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, डिड लगा दिया, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर नोट को क्या लिख दिया आपने, एन अपोस्ट्रोफी टी लिख दिया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आ गया आपका, नव आ गया। तो बना क्या, आई डिडंट नो या डिडंट नो या डिड नॉट नो। सवाल आपका 40 का करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 वाला। ये 31 से स्टार्ट कर रहा हूं, समझ गए होंगे। 30 सवाल मैंने पीछे की वीडियोस में आपको करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या सिंपल आपके चैनल पे जाके आप सर्च मार सकते हैं। इसमें सफिक्स का यूज करना है। सफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रत्यय होता है जो शब्द के आखिर में, शब्द के अंत में जुड़ता है। सही सफिक्स आपको तलाश करना है। सवाल क्या है, There was a green light coming from the window. खिड़की से वहां पर आपका हरी रोशनी आ रही थी, मतलब रोशनी में कलर है आपका। कोई कर्टन हो सकता है, कोई आपका वहां पर ऐसी पॉलीथीन हो सकती है, कोई शीशा हो सकता है, जिसकी वजह से वो कलर में लाइट मिक्स होकर आपको देखने को मिल रही है। लाइट का जो आपका रंग आपको देखने को मिल रहा है वो थोड़ा हरा सा है। तो इसमें सीधा सा आपका वर्ड सुना हुआ होना चाहिए कि ग्रीन है ना, ग्रीन का वहां पर कभी भी क्या नहीं बनेगा, ग्रीनली नहीं बनेगा। ग्रीनरी एक शब्द होता है, ग्रीनरी, ठीक है, ग्रीनली नहीं होता है। आपके पास में ग्रीन फल कोई वर्ड नहीं बनता है, ग्रीन सम कोई वर्ड नहीं बनता। इन तीनों से ग्रीनली या ग्रीन फल या ग्रीन सम ऐसा कोई शब्द बनता ही नहीं है। इसमें एकमात्र जो सफिक्स आपका जुड़ सकता है वो कौन सा है, ISH। अगर आप प्रीफिक्स और सफिक्स है उसकी शीट देखते हैं मेरी, तो उसमें आपको ISH का टर्म है वो देखने को मिलेगा। जैसे आप कहते हैं ना कलर में येलोविश है, ठीक है, ब्लूविश है,
ब्लैकिश है, ब्राउनिश है, व्हाइटिश है। रंग को आप बताते हैं कि ये सफेद है, ये काला है, ये आपका पीला है, ये आपका मैरून है, ये आपका नारंगी है। तो आप उसके साथ में जनरली क्या जोड़ देते हैं? ISH जोड़ देते हैं। जैसे ब्लैक का क्या बनाएंगे? ब्लैकिश। ब्राउन का क्या बनाएंगे? ब्राउनिश। व्हाइट का क्या बनाएंगे? व्हाइटिश। येलो का क्या बनाएंगे? येलोविश। तो वैसे बेटा ग्रीन का क्या हो जाएगा? ग्रीनिश हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 41 वाला है, इसको चेक करिएगा जरा, इस पैटर्न को पकड़ना। अगले ने क्या कहा? चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। आपको एक वाक्य दिया, उस वाक्य के अगले ने 4 टुकड़े कर दिए, 4 में से एक टुकड़ा गलत है, उसको आपको छांटना है, वही आपका सही विकल्प होगा, सही उत्तर वहां पर बनेगा। इस टॉपिक को अपन कहते हैं कॉमन एरर या फिर स्पॉटिंग द एरर। सामान्य जो त्रुटि हुई है, जो आपकी त्रुटि को छांटने का पार्ट होता है, वो इसमें काउंट किया जाएगा। तो पढ़ना जरा वहां पर, आर ऑफिस, हमारा जो कार्यालय है, इज नियर टू द एयरपोर्ट, वो हवाई अड्डे के जस्ट आगे है। तो आपके पास में यहां पर एक स्पेस, एक प्लेस है और यहां ये दूसरा है, तो ये चीजें एक दूसरे के आगे हैं। जैसे ये इसके पीछे तो ये इसके आगे, तो जस्ट पास में सटा हुआ होता है, आगे की तरफ हो जाता है, उसे अपन नियर टू नहीं कहते बल्कि कहते हैं नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू कहा जाएगा। जैसे यहां पर ए है, ए के पास में यहां पर बी बैठा है, तो ये जो है ना, ये क्या इसके नेक्स्ट टू है। ठीक है, नियर टू कहा नहीं जाएगा। तो गलती यहां पकड़ी जाती है कि नियर टू नहीं होना चाहिए, बल्कि यहां पर जो मैनर निकल के आना चाहिए वो कौन सा? नेक्स्ट टू का। आगे सारा सही है, सो इट विल बी इजी यू टू गेट हियर। अब यहां पर ये चीज है, वो एक नॉर्मल सा एस्पेक्ट है, इससे नहीं उठाएंगे। हमें जो एरर मिला है, बताओ कहां मिला एरर आपका? वहां पर बी पार्ट में मिला है, तो ये बी पार्ट यहां रहा। मेरा आंसर कौन सा है? ये वाला दूसरा हो जाएगा। यहां पर पहला, तीसरा, चौथा, इससे कोई रिलेशन नहीं है। आपको सीखने को क्या मिला? जैसे मान लीजिए रमेश का घर है, उसके आगे वाला घर क्या है? मोहन का है। तो मोहन वाला घर उस रमेश के घर के क्या है? नियर टू है या नेक्स्ट टू है? नेक्स्ट टू है। एक बच्चा दूसरे बच्चे के पास बैठा या खड़ा है, तो नियर टू की नेक्स्ट टू है। तो यहां हमारा ऑफिस है, वो एयरपोर्ट के क्या है? जस्ट आगे है आपका। तो पास का मीनिंग तो आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश में उसे वहां पर नियर टू नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आपका नेक्स्ट टू कहेंगे। सवाल अपना लीजिएगा इसके जस्ट आगे सीक्वेंस में 42 नंबर का सवाल देखिएगा। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको सही पूर्व सर्ग या फिर आपका जो सीधा सीधा पार्ट आपके डिटर्मिनेशन का पार्ट है, डेफिनेशन के लेवल पर थोड़ा सा प्रोसीड करने का पार्ट है, वो बताना है। आप केवल ये वर्ड याद रखिए, कौन सा? प्रीपोजिशन। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। वॉट शी साइड, जो कुछ उसने कहा, एग्रीज वॉट आई हैव ऑलरेडी हर्ड, वो उन चीजों से सहमति जताने वाला है जो मैंने पहले से सुन रखा है। तो आप ये बताओ यहां पर ये क्या जता रहे हैं? सहमति। तो अपने पास में जो वर्ड आता है कौन सा? एग्री। एग्री अगर आप किसी प्रपोजल पर होते हो तो अपन क्या लगाते हैं? आपका टू लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से सहमत होते हैं, ठीक है, या उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं, तो यहां पर ये किस में आता है? आपका विद में लिया जाता है। या तो वहां पर जनरली पर्सन है या उसकी बातचीत है। तो यहां पर अगला सहमति जता रहा है कि जो उस लड़की ने कहा उस चीज से वहां सहमति जताई जाती है, या मैं सहमत हूं, मतलब पर्सन की बात की जा रही है। तो एग्री के साथ में ये टू या फिर आपका इस टाइप में एट, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो टू या एट तो मेरे पास में है ही नहीं, तो अगेंस्ट यहां नहीं लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा। कंफ्यूजन तो सवाल में तब बनता ना बेटा, जब यहां पर या तो क्या देता? आपका टू देता या फिर एट देता, तो कंफ्यूजन बनता। तो यहां तो दोनों ही नहीं है, टू भी नहीं और आपका एट भी नहीं, जो प्लेस विशेष के लिए आता है। तो यहां पर सीधा सीधा पढ़ा कि एग्री के साथ में क्या लगना चाहिए? विद। और ये जो प्रीपोजिशन है विदाउट रूल है, बिना किसी नियम के है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन में काउंट किया जाता है। ऐसे प्रीपोजिशन आपको पता होना चाहिए। फिक्स्ड प्रीपोजिशन की सीट में ये चीज आपको दी भी जा चुकी है। सवाल लेते हैं अपन वहां पर 43 का। आज का वहां पर 13वां सवाल है और टोटल अपने पेपर में 43 वाला है। तो यहां थोड़ा सा एक वर्ड जो कटा है उसको अपन ठीक यहां कर लेंगे। आप कोशिश ये करना कि यहां पर अपना आंसर आप मुझे ठीक ढंग से वहां पर दे सको। सवाल के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, इसमें जो हल्का सा मिस्टेक आपके पास देखने को मिलेगा, यहां पर क्या छपना चाहिए? आपका टी छपना चाहिए। अब आप आराम से इसे कर पाएंगे। जरा देखिए सवाल क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही विकल्प है उसका चुनाव वहां पर करना है, उसको आपको वहां पर देखना है जी। तो देखिए जरा, इसमें अगला चाहता क्या है? देखो टी यहां छप गया ना आपका, जबकि ये कहां आना चाहिए? आपका नीचे की साइड में आपको देखने को मिलना चाहिए। ठीक, पढ़िए जरा कि ब्लैंक टाइम हैज बीन वेस्टेड, काफी ज्यादा समय बर्बाद किया जा चुका है। तो ये जो टाइम शब्द है ना,
टाइम को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, वहां पर समय कहेंगे, और इसे उर्दू जुबान में मैं कहना चाहूं तो इसे क्या कहूंगा, आपका वक्त कह दूंगा। लेकिन ये जो नाउन है ये अपने पास में काउंटेबल नहीं है, बल्कि कैसा बताओ, आपका अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब अगणनीय है, मात्रा सूचक है। तो यहां जो चार ऑप्शंस हैं उनमें से वो छांट लो कि काउंटेबल कौन सा, अनकाउंटेबल कौन सा। तो ये जो फ्यू होता है, फ्यू का यूज अपन करते हैं उन संज्ञा शब्दों के साथ में जो काउंटेबल होता है, गणनीय या संख्यावाची होता है। मैनी भी मेरे पास में उन संज्ञा शब्दों के लिए काम में लिया जाता है जो कि काउंटेबल या गणनीय होता है। एफ्यू भी मेरे पास में वहां काम आता है जहां पर काउंटेबल या फिर आपके संख्यावाची या गणनीय संज्ञा शब्द होते हैं। लेकिन जो मच होता है, मच वहां काम आता है जहां पर आपका अनकाउंटेबल है, अगणनीय या मात्रा सूचक है। अब आप कहेंगे सर टाइम अनकाउंटेबल कैसे हुआ? तो आप कभी ऐसा थोड़ी बोलते हैं मेरे पास में 5 समय है, मेरे पास में 15 समय है, मेरे पास में 22 समय, नहीं बोलते ना। थोड़ा समय या ज्यादा समय। टाइम की जो ब्रांचेज हैं, जैसे सेकंड्स हैं, मिनट्स हैं, आवर्स हैं, कि 12 घंटे से दिन बनता है, 12 घंटे से रात बनता है, 24 घंटे से दिन और रात बनते हैं, 60 मिनट से 1 घंटा बनता है, 1 मिनट में आपके 60 सेकंड्स होते हैं, ये तो काउंटेबल हैं। लेकिन टाइम खुद जो शब्द है वो काउंटेबल नहीं, बल्कि क्या है, अनकाउंटेबल है। तो यहां पर 3 चीजों को काट दीजिए जो कि काउंटेबल है। फ्यू काउंटेबल है आपका, मेनी यहां पर काउंटेबल है, ए फ्यू आपका काउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल की स्टेट में केवल किसको शामिल करेंगे, आपका मच को शामिल करेंगे। अगर आपको इतना सा पता है कि कौन सा काउंटेबल कौन सा अनकाउंटेबल, तो आराम से इस सवाल का सोल्यूशन आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 44 वाला सवाल लीजिएगा कि चूज द करेक्ट टेंस, सही टेंस आपको चूज करना है। फिर से वही बात, अगर आप ऑप्शन को भी ढंग से देखोगे आराम से कर जाओगे। मैं सेंटेंस को नहीं पढ़ रहा हूं, इसके बावजूद आरपीएससी का सवाल निकालूंगा। यहां गौर करो कि मेरे पास में बीन दिया हुआ है, ठीक है, क्या सीधा बीन आ सकता है? हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ऐसा कुछ होना चाहिए ना, नहीं है, ठीक है। और बीन के साथ में भी वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे आया? आता है तो भी थर्ड फॉर्म आता है। फिर यहां पर सीधा सीन कैसे आया? ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहां क्या होना चाहिए? हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, शैल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर आपका पैसिव में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहां पर बी तो दे दिया, लेकिन बी किसके साथ जुड़ता है? या तो मॉडल के साथ जुड़ना चाहिए, विल बी, शैल बी, ऐसा कुछ होना चाहिए, नहीं है ना। तो ये 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, तो अपना आंसर डायरेक्टली ये मिलता है। अब मैच करते हैं कि ये सो जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है यहां आया वो सही है या नहीं है, इसको हमें वहां पर परखना पड़ेगा, चेक करना। आई ब्लैंक हम मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट द असाइन्ड टास्क, मैं वहां पर सौंपे गए जो कार्य हैं, ठीक है, उन सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए बड़े या महान प्रयास करने की एक कवायद रखता हूं, एक तौकीदियत वहां पर रखता हूं, ठीक है। लेकिन गौर करना, मैंने उसे क्या किया है, ऐसे महान प्रयास करते हुए देखा है जो वहां पर असाइन टास्क उसको दिया गया। खुद के बारे में भी कहा जा सकता है, लेकिन अगले ने खुद के बारे में नहीं बोला, किसी और के बारे में वहां पर यह बात कही है। तो मैंने उसको बड़े या महान प्रयास करते हुए देखा, किसमें? पास्ट टाइम में, सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में, जहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म वहां पर लगता है। तो यहां पर सी का सेकंड या पास्ट फॉर्म क्या होना चाहिए? सो होना चाहिए। अगले पार्ट पे आ जाएं। आपका क्वेश्चन नंबर आपके पास में वहां पर 45 का है। 45 वाला सवाल है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेयरली। जो शब्द आपको दिया गया है, कौन सा शब्द बताओ? देखिए आपका वहां पर रेयरली वाला। रेयरली का मतलब क्या बताओ? आपका दुर्लभ तरीके से, अद्वितीय तरीके से, या फिर आपका अनुपम तरीके से, उसे अपन क्या कहेंगे? आपका रेयरली कहेंगे। अब रेयरली है, रेयरली का मतलब होता है कभी कभार के लिए, हमेशा नहीं होता है। तो इसका आपको क्या चाहिए वहां पर? एंटोनिम। मैंने किसी भी सवाल में ज्यादा वक्त आज आपको नहीं दिया है, तो इस सवाल में आपका 10 से 15 सेकंड में आपको देना चाहूंगा, और इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा। किया होगा आपने जवाब के लिए अपने आप को तैयार? अब इसमें पांचों वर्ड का मीनिंग मुझे चाहिए। रेयरली जो मुझे दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? जो चीजें आपकी कभी कभार होती हैं, हमेशा नहीं होती हैं, दुर्लभ सा होता है, अद्वितीय होता है, अनुपम होता है, आपका अद्भुत होता है, उसके साथ में जोड़ा जा सकता है। हार्डली का मतलब क्या होता है? जो चीजें बड़ी मुश्किल से या कभी कभार आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो बड़ी मुश्किल से वर्ड आपको देखने को मिलता है, ये इसका क्या बनेगा? सिनोनिम बनेगा या समानार्थी शब्द बनेगा। हमें तो विलोम शब्द चाहिए ना आपका वहां पर, तो ये तो सिनोनिम बन गया आपका। फिर डेफिनेटली, निश्चित तौर पर, तो ये ना तो इसका एंटोनिम है, ना ही इसका वहां पर सिनोनिम है, तो ये पार्ट बिल्कुल अलग हो गया। पीरियडिकली का मतलब क्या होता है? आवधिक तौर पर होता है, या फिर आप किसी समयावधि को देकर उसके आधार पर काम करवाते हैं, ठीक है। इतने गैप के बाद में, इतने अंतराल के बाद में, ये क्या है? आपका
पीरियडिकली। तो कहीं ना कहीं पीरियडिकली भी किससे जुड़ता है आपका वहां पर, रेयरली से। हार्डली भी किससे जुड़ता है, रेयरली से। डेफिनेटली है वो रेयरली का उससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जो फ्रीक्वेंटली आता है, फ्रीक्वेंटली को अपन क्या बोलेंगे वहां पर, बार बार कह सकते हैं, या फिर इस टर्म को क्या कहा जा सकता है बेटा जी, आपका बारंबार कहा जा सकता है। तो ये जो टर्म है यहां से आप अलग कर दीजिएगा। ये जो हार्डली है ये इसका सिनोनिम है, डेफिनेटली ना सिनोनिम है ना एंटोनिम है। देखो सिनोनिम नहीं होता है, साइनोनिम नहीं होता, क्या होता है, सिनोनिम होता है। पीरियडिकली फिर भी सिनोनिम के नजदीक कहा जा सकता है। जब चीजें कभी कभार होती हैं उसके उल्टा बोलेंगे, मतलब बार बार होती है, उसे क्या कहा जाएगा, आपका फ्रीक्वेंटली कहा जाएगा। तो जैसा आपसे कमिट किया मैंने उसके अकॉर्डिंग वहां पर इसका तीसरा पार्ट आपको दिया है और तीसरे पार्ट के 15 सवाल करवा दिए हैं। तो आरपीएससी के ग्रेड 1 या फिर स्कूल लेक्चरर या फिर आपके उसके जीके के पहला जो पेपर है आपका फर्स्ट पेपर है, उसके 45 सवाल अपन कर चुके हैं। खाली एक पोर्शन इसका और बचेगा जिसके साथ में वहां पर ये सारे सवाल अब तक के वहां पर आरपीएससी के, चाहे जनरल एजुकेशन के होते हैं या फिर आपके वहां पर संस्कृत एजुकेशन के होते हैं, वो मैं एक जगह करके आपको करवा चुका होऊंगा। अब जैसे ही वो अगला वीडियो खत्म होता है उसके तत्पश्चात वहां पर हाथों हाथ अपन फिर से वीडियो स्टार्ट करेंगे किसके, वहां पर रीड प्री के। तो जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो निराश बिल्कुल ना हो, ठीक है। एक पार्ट इनका मुझे बच्चों और अपलोड करने दीजिएगा और उसके जस्ट बाद में वहां पर मैं कहां जाऊंगा, आपके उन्हीं सवालों पर, चाहे वो लिटरेरी टर्म्स के होते हैं, चाहे वो मेथोडोलॉजी के होते हैं, चाहे वो फोनेटिक्स के होते हैं, चाहे वो जनरल ग्रामर के होते हैं, सारे के सारे वहां पर क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष जरूर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक आपको निराश नहीं होना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार।